हेलो बच्चों, वेलकम टू आरडी स्टडी टाइम। और अब हम देखेंगे अध्याय 4 द्विघात समीकरण। तो हम देखेंगे द्विघात समीकरण का परिचय, इंट्रोडक्शन। तो बात करते हैं द्विघात समीकरण की। द्विघात समीकरण क्या होती है? द्विघात समीकरण बताने से पहले मैं आपको बता देता हूं द्विघात बहुपद। तो बच्चों, द्विघात बहुपद क्या होता है? हमने बहुपद जो है अध्याय 2 में पढ़ा है, जहां मैंने आपको बताया हुआ है द्विघात बहुपद। तो देखिए हमने क्या बताया था वहां, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है उसे हम कहते हैं द्विघात बहुपद। एक उदाहरण से समझते हैं। x स्क्वायर धन 2x धन 2, यह एक बहुपद है। इसमें चर की अधिकतम घात 2 है, और इसमें अगर चर की अधिकतम घात 2 है तो इसे हम कहते हैं द्विघात बहुपद। हमें पढ़ना है द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण क्या होती है भाई? अगर द्विघात बहुपद में बराबर का चिन्ह लगा हो, ठीक है, जैसे ये x की घात 2 धन 2x धन 2 बराबर 0, तो ये बन जाएगी एक द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण क्या हो गई? ऐसी समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है उसे हम कहते हैं द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण का एग्जांपल यहां लिख लेते हैं। x की घात 2 धन 2x धन 2 बराबर 0। तो ये एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि इस समीकरण में चर की अधिकतम घात 2 है। अब हम बात करते हैं द्विघात समीकरण के व्यापक रूप की या मानक रूप की। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0। यह है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। अब देखिए, इससे संबंधित एक प्रश्न आता है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो हमें बताना है कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं। इसी तरह से बताना है हमें कि यह एक द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो देखते हैं पार्ट फर्स्ट को। पार्ट फर्स्ट है x 2x धन 3 बराबर x स्क्वायर धन 1। पहले से हल कर लेते हैं। तो इस x को अंदर गुणा कर लेंगे। x का गुणा 2x के साथ होगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। x का गुणा 3 के साथ होगा तो ये 3x हो जाएगा बराबर x स्क्वायर धन 1। 2x स्क्वायर धन 3x। अब x स्क्वायर को ले जाइए बाईं साइड, बराबर के दूसरी साइड लाएंगे, इसका चिन्ह बदल जाएगा। 1 को भी बराबर के इधर ले आइए, बराबर के दूसरी साइड जाएगा, यानी दाईं साइड से बाईं साइड आएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, बराबर के दाईं साइड बचेगा 0। अब देखो, ये एक्स स्क्वायर का पद है, ये भी एक्स स्क्वायर का पद है। इसमें एक धन का एक ऋण का है तो घट जाएगा, 2 में से 1 गया, 1 एक्स स्क्वायर बचेगा धन 3x ऋण 1 बराबर 0। अब आप इसे देखें कि यह द्विघात बहुपद है या नहीं है, क्योंकि हम इसे मानक रूप में बना चुके हैं। तो आप देखेंगे, ये देखिए ax स्क्वायर धन bx धन c बराबर 0 कुछ इस रूप का है, ठीक है। तो ये द्विघात समीकरण है। आप इस तरह से भी देख सकते हैं। इस समीकरण में x की अधिकतम घात 2 है, इसलिए ये एक द्विघात समीकरण है। तो चलिए अब इसे देखते हैं। हम लोग पहले से हल कर लेते हैं। तो x का देखिए कोष्टक है, x धन 1 लिखा हुआ है कोष्टक के अंदर, बाहर x है तो x का अंदर गुणा कर लो। पहले x का x के साथ होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, यानी x की घात 2 धन x का 1 के साथ होगा तो x हो जाएगा धन 8 बराबर। अब देखो यहां पे x धन 2 x ऋण 2। आप चाहें तो पहले इनको गुणा कर सकते हैं। x को पहले x के साथ, फिर x को ऋण 2 के साथ, फिर 2 को x के साथ, फिर 2 को ऋण 2 के साथ, ठीक है। और अगर आपको याद आए तो मैं बता दूं, यह है a प्लस बी a माइनस बी। ये आपने 9th में भी पढ़ा हुआ है। a धन b और a ऋण b बराबर क्या होता है बच्चों? a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर। तो इस सूत्र का, इस फॉर्मूले का हम यूज कर लेते हैं। तो a धन b a ऋण b बराबर क्या होता है? a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर। a क्या है यहां पे? x, b क्या है यहां पे? 2। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर ऋण 2 स्क्वायर। आगे हल करते हैं। x की घात 2 धन x धन 8, x स्क्वायर को बाईं साइड में लाते हैं तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 ऋण 2, ठीक है, ऋण है ये, और 2 का स्क्वायर 4,
इसको भी हम लोग बाईं साइड में लाते हैं, इसका भी चिन्ह बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा -4 बराबर 0। अब देखो एक्स स्क्वायर धन का एक्स स्क्वायर ऋण का कट जाएगा, तो ये बचेगा x और 8 और -4 12 हो जाएगा बराबर 0। अब इसमें आप देखेंगे कि चर कौन है x और चर की अधिकतम घात क्या है 1, तो ये चर की अधिकतम घात 1 है, तो ये एक द्विघात समीकरण नहीं होगी क्योंकि इसमें चर की घात 1 है। यह है रैखिक समीकरण। जब चर की घात 1 होती है, जब चर की अधिकतम घात 1 होती है तो वो एक रैखिक समीकरण होती है, तो ये एक रैखिक समीकरण है, द्विघात समीकरण नहीं है। तो लिख देंगे यह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। कारण भी लिख देंगे क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात 1 है। ठीक है, ये कारण लिख सकते हैं आप यहां पे। ठीक है, यहां आप देखेंगे, यहां भी लिख देंगे आप, यहां x की घात 2 थी तो ये एक द्विघात समीकरण है, और कारण लिख देंगे क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात 2 है। तो ये आपको समझ में आ गया द्विघात समीकरण क्या होती है और द्विघात समीकरण का व्यापक या मानक रूप क्या होता है। मैं आपको एक चीज बता दूं, यहां पे ये जो द्विघात समीकरण आप देख रहे हैं इसमें x की घात 2 का जो गुणांक है a, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो गया, अगर a 0 है तो ax की घात 2 ये सारा क्या हो जाएगा 0। तो अगर ये 0 हो गया तो आप देखेंगे ये पद हट जाएगा, तो यहां पे सिर्फ x की घात 1 वाला पद बचेगा जिसमें x की घात 1 है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं रह जाएगी, ये एक रैखिक समीकरण बन जाएगी फिर। तो ध्यान दीजिएगा, इस व्यापक समीकरण को जो आपने देखा है इसमें a बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। ठीक है, अब हम बात करते हैं द्विघात समीकरण के मूल। तो बच्चों अब हम देखते हैं द्विघात समीकरण के मूल। तो आपको ये एक नया शब्द लग रहा होगा, मूल। मूल क्या है भाई? तो जो द्विघात समीकरण के शून्यक होते हैं, शून्यक आपने पहले पढ़े हुए हैं, तो जो द्विघात समीकरण के शून्यक होते हैं यानी द्विघात समीकरण के जो मान होते हैं उसी को हम कहते हैं मूल। देखिए द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप है वो है ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0। इसमें चर x की अधिकतम घात क्या है 2। अगर इसमें चर की अधिकतम घात 2 है तो अगर हम इसे हल करेंगे तो इसके 2 मान प्राप्त होंगे, 2 शून्यक प्राप्त होंगे। ठीक है, उन्हीं शून्यक को, उन्हीं मान को हम कहते हैं द्विघात समीकरण के मूल। अब द्विघात समीकरण के मूल हम ज्ञात कैसे करते हैं? तो द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने की हमारे पास यहां पे 2 विधियां हैं। ठीक है, अब नए सिलेबस के अनुसार 2 ही विधियां हैं, पहले 3 विधियां हम लोग देखते थे, अब हम यहां पे सिर्फ 2 विधियां देखेंगे। तो उन 2 विधियों की बात कर देते हैं। तो हम बात करते हैं द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां। हल करने की विधियां, तो चलिए हम बात करते हैं द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां कितनी होती हैं और वो किस तरह से उन्हें हल किया जाता है। तो कोई एक द्विघात समीकरण ले लेते हैं और उसी से मैं आपके पास ये दोनों विधियां बता दूंगा। पहले मैं बता देता हूं कि कौन कौन सी विधियां हैं जिसके द्वारा हम द्विघात समीकरण को हल करेंगे। एक है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, और दूसरी विधि है द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र, इसे श्रीधराचार्य का सूत्र भी कहा जाता है क्योंकि श्रीधराचार्य द्वारा यह सूत्र दिया गया है। तो चलिए हम बात करेंगे सबसे पहले गुणनखंड विधि की। गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण को किस तरह से हल किया जाता है। तो एक द्विघात समीकरण ले लेते हैं और उसे गुणनखंड विधि से हल करते हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों, गुणनखंड विधि को एक उदाहरण से समझते हैं। मैं यहां पहले उदाहरण लिख लेता हूं। द्विघात समीकरण 6x की घात 2 ऋण x ऋण 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। इस तरह से प्रश्न आएगा आपके पास मूल ज्ञात करने के लिए। द्विघात समीकरण दी होगी और उसके मूल ज्ञात करने होंगे। अब द्विघात समीकरण है तो 2 मूल इसके मिलेंगे। ठीक है, x की अधिकतम घात 2 है तो इसके 2 मूल हमें मिलेंगे। मूल यानी मान यानी शून्यक। तो चलिए गुणनखंड विधि को समझते हैं। 6x की घात 2 ऋण x ऋण 2 बराबर 0, यह है द्विघात समीकरण।
द्विघात समीकरण को सबसे पहले मानक रूप में बना लेंगे, ये पहले से ही मानक रूप में है। अब इसमें जो x की घात 2 का गुणांक होगा कितना है बच्चों 6, x की घात 2 के साथ जो गुणा हो रखा है, और जो नियत पद होगा चिन्ह रहने देना, ठीक है। नियत पद देखो कितना है 2, तो 2 लिखो, 6 दूनी 12 आ गया बच्चों। अब मध्य पद क्या है, मध्य पद यानी x वाला पद जो देख रहे हैं ना उसका गुणांक क्या है ऋण 1। तो आप समझें 12 के हमने ऐसे दो गुणनखंड लाने हैं जिनको जोड़ या घटा करके ऋण 1 आ जाए। तो 12 के हम ऐसे गुणनखंड लाएंगे जिनको जोड़ या घटा के कितना आ जाए बच्चों ऋण 1 आ जाए। तो चलिए हम 12 के पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 से 2 छंग 12, फिर 2 से 2 तिहाई 6, फिर 3 से 3 एकम 3। तो आप देखेंगे 2 दूनी 4 और 3, 4 और 3 को आप देखें तो 4 में से 3 गया 1 बचेगा। हमें ऋण का 1 चाहिए तो 4 को ऋण में ले लीजिए, बड़ी संख्या को ऋण में लीजिए और इसको धन में ले लीजिए। धन और ऋण घट जाता है, 4 में से 3 गया 1 बचेगा और बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा। तो ऋण 1 को क्या लिख सकते हैं ऋण 4 धन 3। तो 12 के हमने ऐसे गुणनखंड कर लिए हैं कि इनको जोड़ या घटा के कितना आ जाए ऋण 1 आ जाए। तो आप देखिए 6x की घात 2, अब ऋण 1 की जगह पे आपको क्या लिखना है ऋण 4 धन 3। क्या लिखना है ऋण 4 धन 3 और उसके साथ x है तो x लिखेंगे बच्चों, और ऋण 2 बराबर 0। इसके बाद आप देखिए ये शुरुआत के जो दो पद हैं इसमें कुछ उभयनिष्ठ आ रहा है, कॉमन आ रहा है। देखिए 6 को हम क्या लिख सकते हैं 3 दूनी 6, 4 को 2 दूनी 4। तो देखो इसमें भी 2 है, इस पद में भी 2 है, तो 2 तो कॉमन आ जाएगा, उभयनिष्ठ है। अब देखो इस पद में भी x है, इसमें भी x है, तो x भी कॉमन आ जाएगा। तो देखो यहां से 2 कॉमन चला गया, ठीक है, तो 3 बचेगा। x की घात 2 है, 1x बाहर चला गया, 1x बचेगा। ऋण 2 बाहर चला गया, 2 बचेगा, ठीक है, और x भी बाहर चला गया तो सिर्फ 2 ही रह जाएगा अंदर। इसके बाद देखिए इन दोनों में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं दिख रहा है तो हम 1 को ले लेंगे उभयनिष्ठ। तो जब 1 को उभयनिष्ठ लेंगे और धन साइन के साथ लेंगे, धन चिन्ह के साथ लेंगे तो अंदर जो है वही आ जाएगा 3x ऋण 2 बराबर 0। ध्यान ये रखना बच्चों कि इस वाले कोष्टक में जो होगा इस वाले कोष्टक में भी वही आना चाहिए। अब देखो 3x ऋण 2, 3x ऋण 2 दोनों में क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा, उभयनिष्ठ है। ये देखिए 3x ऋण 2, 3x ऋण 2 उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो 3x ऋण 2 को हम ले लेंगे कॉमन। तो इस वाले पद से 3x ऋण 2 कॉमन चला गया, 2x बचेगा बच्चों। इस वाले पद से भी 3x ऋण 2 कॉमन चला गया, धन 1 बचेगा बराबर 0। अब हम इनको एक एक करके 0 के बराबर लेके चलेंगे और हमें मूल मिलना शुरू हो जाएंगे। इस तरह से जब 3x ऋण 2 बराबर 0, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों ऋण 2 है, बराबर के दूसरी साइड जाएगा धन 2 हो जाएगा। तो यहां से आप देखोगे x बराबर क्या आ जाएगा 2, 3 गुणा में है बटे में चला जाएगा। तो x का मान क्या मिल गया, x का मूल क्या मिल गया 2/3, एक मूल आ गया बच्चों। अब 2x धन 1 को 0 कर दो। जब 2x धन 1 बराबर 0, तो यहां से 2x बराबर क्या हो जाएगा धन 1 है, दूसरी साइड को जाएगा बराबर के ऋण 1 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा ऋण 1 और 2 गुणा में है ये जाएगा बटे में, तो x का मान मिल गया ऋण 1/2। तो ये x के 2 मूल हमें मिल गए हैं, यानी द्विघात समीकरण जो दी गई थी हमें उसके मूल हमें मिल गए हैं। एक मूल है 2/3 और दूसरा मूल है ऋण 1/2। तो देखिए बच्चों द्विघात समीकरण को द्विघात सूत्र के द्वारा कैसे हल करते हैं। मींस द्विघात समीकरण के मूल द्विघात सूत्र के द्वारा कैसे ज्ञात किया जाता है। पहले मैं आपको बता देता हूं कि द्विघात समीकरण अगर आपको दी गई है तो x के वर्ग का गुणांक होता है a, x का गुणांक b और अचर पद c होता है। अगर a b c आपको मिल गए तो इस सूत्र का उपयोग करके हम द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हैं और इस सूत्र को हम द्विघात सूत्र या श्रीधराचार्य का सूत्र कहते हैं। यह सूत्र क्या है, x बराबर ऋण b धन ऋण रूट के अंदर है b का वर्ग ऋण 4ac बटे 2a। यह है द्विघाती सूत्र यानी द्विघात सूत्र श्रीधराचार्य का सूत्र।
इस सूत्र में a का मान, b का मान, c का मान लगा करके x का मान यानी द्विघात समीकरण के मूल हम ज्ञात कर सकते हैं। भाई द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात 2 होती है, तो इसके 2 मूल होने चाहिए। तो बच्चों यहां पे 2 मूल ही हमें प्राप्त होंगे। कैसे? देखिए, एक बार यहां पे प्लस चिन्ह लेकर चलना है और एक बार यहां पे माइनस चिन्ह लेकर के चलना है। जैसे देखिए, एक मूल तो होगा इसका माइनस बी प्लस अंडर रूट के अंदर b का वर्ग ऋण 4ac बटे 2a, और दूसरा मूल होगा बच्चों ऋण b ऋण रूट के अंदर b का वर्ग ऋण 4ac बटे 2a। ठीक है, तो पहला मूल यहां से मिलेगा, दूसरा मूल यहां से मिलेगा। मतलब यहां पे एक बार हमने प्लस लेके चलना है और एक बार माइनस लेकर के चलना है। तो इस तरह से द्विघात सूत्र का उपयोग करके हम द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हैं। तो द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए एक उदाहरण से भी मैं आपको समझाता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये जो रूट के अंदर लिखा है ना बच्चों, ये बी स्क्वायर ऋण 4ac, ये वाला देखें b का वर्ग ऋण 4ac, इसे हम लोग कहते हैं विविक्त कर, और हम इसे d से लिखते हैं। d बराबर होता है b का वर्ग ऋण 4ac, ये जो रूट के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है, इसे हम d कहते हैं। यह है विविक्त कर। इसकी सहायता से बिना द्विघात समीकरण को हल किए हम मूलों की प्रकृति बता सकते हैं। ठीक है, यानी जो द्विघात समीकरण के मान होंगे ना, 2 मान आते हैं, उनकी प्रकृति बता सकते हैं कि मूलों की प्रकृति क्या होगी। इसके लिए देखिए, अगर ये जो d समझ गए क्या है? d विविक्त कर। d बराबर क्या होता है बच्चों? b का वर्ग ऋण 4ac। अगर d बड़ा है 0 से, बड़ा है 0 से मींस d का मान पॉजिटिव आता है। ठीक है, d का मान क्या आता है? पॉजिटिव संख्या आती है। तो जो द्विघात समीकरण के मूल होंगे वो वास्तविक होंगे बच्चों, और साथ ही साथ असमान होंगे। असमान यानी बराबर नहीं होंगे, यानी जो संख्याएं मिलेंगी, जो मूल मिलेंगे वो वास्तविक होंगे, यानी वो वास्तविक संख्या होंगी, और वो मान जो मिलेंगे हमें, मूल मिलेंगे, वो असमान होंगे, समान नहीं होंगे। और अगर d का मान 0 के बराबर आ जाता है तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक और समान, यानी जो 2 मूल मिलेंगे, 2 मान मिलेंगे, दोनों मान बराबर होंगे। अगर x का मान 2 आएगा तो x का दूसरा मान भी 2 ही आएगा, दोनों बिल्कुल समान होंगे। और ये जो मूल होंगे ये क्या होंगे? वास्तविक संख्याएं होंगी। और अगर d का मान छोटा होता है 0 से, मतलब d का मान क्या आता है? ऋणात्मक आता है। जैसे ऋण 4 आ गया, कुछ भी ऋण में आ गया मतलब, तो मूल कैसे होते हैं? अवास्तविक, जिसे काल्पनिक कहते हैं, जिसे हम हल नहीं कर पाएंगे। इनके विषय में हम अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। अवास्तविक मूलों को हम पढ़ेंगे अगली कक्षाओं में। अवास्तविक मूल का मतलब हो गया उसके मूल हमें प्राप्त नहीं होंगे। अब क्यों नहीं होंगे मैं समझा भी देता हूं। देखो, द्विघात समीकरण से मूल क्या होते हैं? x बराबर ऋण b धन ऋण रूट के अंदर b का वर्ग ऋण 4ac, और अगर इसका मान क्या आ गया? ऋणात्मक। ठीक है, ये भी समझा देता हूं। अगर ये मान क्या आ गया बच्चों? ऋणात्मक आ गया, इस तरह से, जैसे ऋण 4 आ गया, सपोज कीजिए ऋण 4 आ गया, तो ये मान कैसा मिला? ऋणात्मक मिला। और ये जो मान है ना, आप देख रहे हैं रूट के अंदर कोई ऋणात्मक मान, ये काल्पनिक मान होता है। ठीक है, इस काल्पनिक मान को हल करने के लिए इस काल्पनिक मान को हम अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। ठीक है, यहां हम ये समझेंगे अभी कि अगर रूट के अंदर ऋणात्मक मान प्राप्त होता है तो मूल कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे, जिसे हम हल नहीं करेंगे। ठीक है, हम ये बोल देंगे कि भाई इसके मूल जो हैं काल्पनिक हैं, अतः इसके मूल हम प्राप्त नहीं कर सकते। समझ में आ गया? मूलों की प्रकृति को एक बार फिर से बता दूं। अगर d बड़ा है 0 से, यानी d का मान क्या आता है? धनात्मक, तो मूल वास्तविक और असमान होंगे। d का मान अगर 0 के बराबर आता है तो मूल वास्तविक और समान होंगे। और d का मान छोटा आता है 0 से, मतलब ऋणात्मक आता है d का मान, तो मूल अवास्तविक होंगे, यानी काल्पनिक होंगे। ठीक है, जिसे हम कहेंगे कि इसके मूल हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो यह था आपके पास द्विघाती सूत्र। इससे संबंधित मैं एक उदाहरण देता हूं जिससे हमें यह बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं बच्चों, द्विघात सूत्र के द्वारा हम द्विघात समीकरण को किस तरह से हल करते हैं, मींस द्विघात समीकरण के मूल कैसे ज्ञात करते हैं,
ये इस उदाहरण से समझते हैं। तो उदाहरण में एक मैंने प्रश्न लिया है, द्विघात समीकरण 6x की घात 2 ऋण x ऋण 2 बराबर 0 के मूल द्विघाती सूत्र से ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले द्विघात समीकरण को लिखेंगे, ये द्विघात समीकरण जिसके हमने मूल ज्ञात करना है। अब देखो x की घात 2 का जो गुणांक है वो a होता है, वो है यहां 6, और b क्या होता है, x का गुणांक। x का गुणांक क्या है बच्चों, यहां ऋण 1, और अचर पद c कितना है बच्चों, यहां ऋण 2। इस तरह से a b c हमें ज्ञात हो गए। अब द्विघाती सूत्र में a b और c का मान लगा करके हम द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर लेंगे। तो द्विघात सूत्र है x बराबर ऋण b धन ऋण अंडर रूट के अंदर है b का वर्ग ऋण 4ac बटे 2a। यह है द्विघात सूत्र। इसमें हमने a का मान, b का मान और c का मान लगाना है और द्विघात समीकरण के मूल हमें मिल जाएंगे। तो देखते हैं x बराबर ऋण b का मान लगाइए बच्चों, b का मान है ऋण 1 धन ऋण रूट के अंदर है b का वर्ग, b है ऋण 1 तो ऋण 1 का वर्ग ऋण 4a, a है यहां पे 6 और c है यहां पे ऋण 2, बटे में है 2a 2 और a है बच्चों यहां 6। इसे हल करते हैं तो x बराबर हो जाएगा ऋण गुणा गया ऋण क्या हो जाएगा, धन। मैं आपको समझा देता हूं भाई, अगर चिन्ह समान है तो उनका गुणा आता है धन में। ऋण गुणा गया ऋण क्या होता है, धन। इसी तरह से धन गुणा गया धन आपको पता ही है, धन होता है। और अगर विपरीत चिन्ह है, एक धन का हो और एक ऋण का हो, तो इनका गुणा होता है ऋण। ठीक है, आप समझ रहे होंगे कि अगर समान चिन्ह का गुणा है तो धन आता है और विपरीत चिन्ह का अगर गुणा है तो ऋण आता है। जैसे धन गुणा गया ऋण या ऋण गुणा गया धन, ऋण आएगा। ठीक है, तो ऋण गुणा गया ऋण क्या हो जाएगा, धन। ठीक है, और ये हो जाएगा धन 1 धन ऋण और रूट के अंदर है ऋण 1 का स्क्वायर। ऋण 1 का स्क्वायर का मतलब हुआ, ऋण 1 का वर्ग का मतलब हुआ ऋण 1 गुणा गया ऋण 1। ठीक है, ऋण 1 का वर्ग हो गया, ऋण 1 को 2 बार गुणा कर दो तो देखो 1 गुणा 1 कितना हो जाएगा 1, और ऋण गुणा गया ऋण क्या होता है, धन, तो धन 1 आएगा ये ऋण। अब देखो ऋण गुणा गया ऋण, ये तो धन हो जाएगा, 4 संग 24 और 24 दूनी 48 बटे 6 दूनी 12, 1 धन ऋण 48 और 1 49 हो जाएगा बटे 12, 1 धन ऋण। अब देखो 49 का रूट लाना है। देखो 49 किसका वर्ग होता है, 7 का वर्ग 49 होता है, तो 49 को लिख देंगे 7 का वर्ग। अब वर्ग से रूट हट जाएगा, बचेगा 7 बटे 12। तो ये x का मान आ गया। x लिख देता हूं बच्चों, x बराबर क्या आ गया, 1 धन ऋण 7 बटे 12। ये आ गया बच्चों x का मान। तो एक बार यहां पे धन का चिन्ह लेके चलेंगे और एक बार ऋण का चिन्ह, तो दो मूल हमें ज्ञात हो जाएंगे, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है तो इसके दो मूल ज्ञात होने हैं। तो देखो एक बार हम लेंगे यहां पे धन का चिन्ह और एक बार ऋण का चिन्ह। तो लिख लेते हैं, जब x बराबर है 1 धन 7 बटे 12, यानी धन का चिन्ह ले लिया बच्चों हमने, तो आप देखोगे 7 और 1 8 बटे 12, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8 4 3 12। तो x बराबर क्या मिल गया बच्चों, 2 बटे 3। और एक बार आप यहां पे ऋण चिन्ह लेके चलेंगे इस तरह से, जब x बराबर है 1 ऋण 7 बटे 12, तो आप देखेंगे यहां से एक धन का एक ऋण का घट जाएगा, 7 में से 1 गया 6 बचेगा और बटे 12, और जो बड़ी संख्या होती है चिन्ह उसका आता है, तो ये हो जाएगा 6 कम 6 6 दूनी 12। कितना आ गया बच्चों, ऋण 1 बटे 2। तो इस तरह से हमने द्विघात समीकरण को हल कर लिया है, मतलब द्विघात समीकरण के मूल हमें ज्ञात हो गए हैं। पहला मूल क्या है, 2 बटे 3, दूसरा मूल क्या है, ऋण 1 बटे 2। यानी मूल कैसे हैं, वास्तविक हैं और असमान हैं। वास्तविक हैं, ये वास्तविक संख्या है दोनों, और ये असमान है, एक 2 बटे 3 है, एक 1 बटे 2 है। ठीक है, तो इस तरह से द्विघात समीकरण के मूल हम ज्ञात कर सकते हैं द्विघात सूत्र के द्वारा। एक उदाहरण मैं और ले लेता हूं जिसमें मूलों की प्रकृति से संबंधित भी
प्रश्न आ जाए। तो लेते हैं एक और उदाहरण यहां पे। तो चलिए बच्चों, मूलों की प्रकृति और द्विघात सूत्र से संबंधित लेते हैं एक प्रश्न। तो हम उदाहरण में लेने वाले हैं यहां पे एक प्रश्न जो कि है समीकरण 3x की घात 2 ऋण 2x धन 1/3 बराबर 0 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि वे वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो पहले मैं आपको यह बता दूं कि अगर विविक्त कर 0 आए, ठीक है, या धनात्मक आए यानी d बड़ा है 0 से यानी धनात्मक आए, तो ही मूल वास्तविक होते हैं। और अगर d यानी विविक्त कर छोटा है 0 से यानी ऋणात्मक है तो मूल होते हैं अवास्तविक यानी काल्पनिक, ठीक है, यानी उनका अस्तित्व नहीं होता। तो चलिए देखते हैं यहां पे समीकरण है 3x की घात 2 ऋण 2x धन 1/3 बराबर 0। हम जानते हैं x के वर्ग का जो गुणांक होता है वो a होता है। a बराबर क्या है 3, b बराबर x का गुणांक जो कि है ऋण 2 और c है यहां पे अचर पद जो कि है 1/3। a b c मिल गया, ठीक है, a मिल गया, b मिल गया, c मिल गया। अब हमें प्रश्न में बोला गया है कि समीकरण इतने का विविक्त कर ज्ञात कीजिए। तो विविक्त कर d बराबर होता है b का वर्ग ऋण 4ac। तो लगा लेते हैं ये फॉर्मूला, विविक्त कर d बराबर होता है b का वर्ग ऋण 4ac। तो आप देखोगे d बराबर b का वर्ग, b कितना है बच्चों ऋण 2, तो ऋण 2 का वर्ग ऋण 4, a है यहां पे 3, c है यहां पे 1/3। तो देखो 3 से ये 3 कट गया। इसके बाद देखो ऋण 2 का वर्ग, ठीक है, ऋण 2 का वर्ग का मतलब हुआ बच्चों कि ऋण 2 को 2 बार गुणा कर दो, तो 2 दूनी 4 और ऋण गुणा गया ऋण क्या होता है धन। तो कितना आ गया बच्चों 4 आ गया। और ऋण 4, 3 से 3 कट गया था, 4 एकम 4, 4 आएगा, तो 4 ऋण 4 0। तो d बराबर यानी विविक्त कर कितना आ गया बच्चों 0 आ गया, ठीक है। d का मतलब हुआ b² - 4ac, b का वर्ग ऋण 4ac बराबर आ गया 0। d, ये है d, ठीक। अब देखो यहां पे मूलों की प्रकृति, मैंने आपको बताया था अभी कि अगर d बराबर 0 आता है तो मूल कैसे होते हैं वास्तविक होते हैं और साथ ही साथ वो समान होते हैं, यानी 2 मूल होते हैं ना द्विघात समीकरण के, दोनों मूल बराबर होंगे, समान होंगे। तो देखो हमसे यह भी पूछा गया है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करो, तो मूलों की प्रकृति हमें पता चल गई, d बराबर 0 आ गया, तो मूल है वास्तविक तथा समान। तो लिख लेंगे द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक व समान होंगे, समान यानी बराबर होंगे, समान होंगे। तो देखो हमने यहां पे विविक्त कर ज्ञात कर लिया जो कि हमसे पूछा था, फिर पूछा था मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, वो भी हमने ज्ञात कर दी। अब हमसे पूछा है कि यदि वे वास्तविक हैं, यदि मूल क्या है वास्तविक, तो उन्हें ज्ञात भी करना है, क्योंकि अवास्तविक होंगे तो आप उसे ज्ञात भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मूल अगर वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात करो, अगर वो अवास्तविक होंगे यानी उनका कोई अस्तित्व नहीं होगा तो आप ज्ञात ही नहीं कर पाएंगे उनको। तो ठीक है, मूल कैसे आ गए बच्चों वास्तविक आ गए हैं, मूल वास्तविक हैं तो हम उन्हें ज्ञात कर सकते हैं। ज्ञात करने के लिए द्विघात सूत्र का यूज करते हैं, द्विघात सूत्र का उपयोग करते हैं। तो द्विघात सूत्र होता है x बराबर ऋण b धन ऋण अंडर रूट के अंदर होता है b का वर्ग ऋण 4ac बटे 2a। इसमें a का, b का और c का मान लगाते हैं। तो चलिए x बराबर ऋण b कितना है बच्चों, b का मान है ऋण 2 धन ऋण रूट के अंदर है b का वर्ग ऋण 4ac। बच्चों b का वर्ग ऋण 4ac यानी d का मान तो हम निकाल चुके हैं, कितना आया है 0 बटे 2a। और a बच्चों यहां पे आप देखोगे कि a है हमारे पास 3, तो 2 और a का मान 3 लगा लो बच्चों। तो देखिए बच्चों x बराबर ऋण गुणा गया ऋण धन हो जाएगा 2। अब धन और ऋण रूट के अंदर 0 है तो 0 का रूट तो 0 होता है, ये तो 0 आ जाएगा। अब धन 0 चाहे ऋण 0 0 ही है, यानी ये सारा 0 है, ये वाला टर्म्स, ये वाला जो पद है वो 0 है भाई। अगर ये 0 है तो आप इसे छोड़ देंगे और बटे में है
2 गुणा गया 3, 2 गुणा गया 3, 2 से 2 कट गया, तो x बराबर क्या मिल जाएगा बच्चों, 1/3। तो भाई ये तो द्विघात समीकरण है ना, इसके 2 मूल आने चाहिए थे, तो एक मूल आ रहा है 1/3। तो मैंने आपको बताया था कि अगर d बराबर 0 होता है तो मूल होते हैं वास्तविक और समान होते हैं, यानी एक मूल होगा 1/3 और दूसरा मूल भी होगा 1/3। तो दूसरा मूल क्या होगा बच्चों, एक मूल तो आ गया, दूसरा मूल भी होगा x बराबर 1/3, दोनों मूल समान होंगे। ठीक है, पहला मूल 1/3, दूसरा मूल भी x बराबर 1/3, दोनों मूल बराबर होंगे। तो इस तरह से आप देखते हैं कि द्विघात समीकरण को द्विघाती सूत्र से कैसे हल किया जाता है और उसके मूलों की प्रकृति किस तरह से बताई जाती है। तो यह था आपके पास द्विघात समीकरण का इंट्रोडक्शन परिचय। और अब हम इसकी प्रश्नावली देखेंगे 4.1।